तो बच्चों अभी तक हमने जो देखा वो थी लघुगुणक समीकाएं और असमीकाएं। दोनों को हल करने का जो विधि हमने बात करी थी वो बहुत सिंपल थी। सबसे पहले हम प्रांत निकालते थे। प्रांत जब निकल जाता था तो फिर हम गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके और लघुगुणक के जो गुणधर्म हैं उनका प्रयोग करके क्या करते थे, हम x का मान निकालते थे। जो x का मान आता था उसका हमको प्रतिच्छेदन लेना होता था, इंटरसेक्शन लेते थे हम, ताकि कॉमन पार्ट निकाल पाए और जो आंसर आता था उसको हम फाइनली लिख दिया करते थे। ठीक है, इसके अंदर हमारे अंदर कुछ भी हम चाहें, जैसे हम अगर एक सवाल और वापस कोशिश करें, मैंने कहा log x माइनस 1 टू द बेस 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया, या इसको मैं लेस देन इक्वल्स टू ले लेता हूं और मैं ले लेता हूं 1। ये प्रश्न आया। हम इस क्वेश्चन को दोबारा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि हमने अभी तक क्या किया। तो देखिए, पहला काम जो हमेशा करना है वो है इसका प्रांत। मैं बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले इसका प्रांत ज्ञात करना चाहिए। अब चूंकि ए और बी दोनों ही जगह पर, आधार की जगह पर और जो आर्ग्यूमेंट है उसकी जगह पर, दोनों ही जगह पर वेरिएबल हैं, तो हमें सबसे पहले दोनों को बचाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा। पहला केस, ए के स्थान पर जो भी आएगा उसको हमें ग्रेटर देन 0 करना है, यानी x ग्रेटर देन 1, तो हमें मिल गया x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या है दूसरा केस, दूसरा केस हमारे पास है 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, जो कि हमको क्या कहेगा कि x का मान 4 से छोटा रखो, यानी x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके 4। ठीक है, और फिर हमको यह भी लिखना पड़ेगा कि 4 माइनस एक्स का मान क्या नहीं हो सकता हमारा, 4 माइनस एक्स का मान 1 नहीं हो सकता, तो x का मान 3 नहीं हो सकता। अब अगर मैंने प्रतिच्छेदन लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, तो मैंने क्या बोला था, यदि आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये वाला काम करना है संख्या रेखा पर प्रदर्शित। तो यहाँ 1 है, 4 है, 3 है, तो मैं लिखूंगा 1 3 4। अब पहला उत्तर कहां से कहां तक कह रहा है, पहला उत्तर कह रहा है 1 ओपन से और अनंत तक जाओ। दूसरा उत्तर कह रहा है आपका माइनस अनंत से और 4 तक जाओ। और तीसरा उत्तर कह रहा है कि आप x का कोई भी मान ले सकते हैं, सिर्फ क्या छोड़ दें, 3 छोड़ दें। फिर आप देखेंगे क्या कि वह क्षेत्र जहां पर तीनों रेखाएं एक साथ आई हो, तो वह क्षेत्र कहां पर है, वह क्षेत्र है आपका 1 से लेके 3 तक और 3 से लेके 4 तक। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा प्रांत आया वो आ गया x बिलोंग्स टू कितना, 1 2 3 यूनियन और 3 2 4, 1 2 3 यूनियन 3 2 4। ठीक है, अब क्या करें, दूसरा काम है हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है और इस प्रश्न को हल करना है, यानी हमें x का अंतराल निकालना है। मैं बता चुका हूं समीकरण में आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, x के कुछ निश्चित मान आते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप असमीकाओं को हल करते हैं तो x का निश्चित मान ना आकर के x का एक अंतराल आता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम असमीका हल कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें अंतराल मिलेगा, तो हम उस अंतराल को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एंटी लॉग लेना है भाई, एक लॉग है तो लॉग को भगाना है, लॉग को भगाना है तो एंटी लॉग लेना है, लेकिन परेशानी आधार जो है वो खुद भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो अब केस बनेंगे। केस क्यों बनेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आधार जो है वो 1 से बड़ा है आपका, अगर आपका आधार जो है वो 1 से बड़ा हो जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि हम असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे, और अगर आपका आधार जो है वो 1 से छोटा हो जाता है, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हम असमीका का चिन्ह परिवर्तित करेंगे ही करेंगे। अब देखो यहां पर हमारा जो x है, जो निर्धारित हो चुका है हमारा प्रांत, वो प्रांत था 1 से 3 और 3 से 4। तो मैंने कहा कि चलिए पहला केस सॉल्व करते हैं अपन। इसी में हमने केस 1 लिया कि x का जो मान है वो 1 से लेके 3 तक जाएगा, x का जो मान है वो 1 से लेके 3 तक जाएगा। अब यदि आप x का मान 1 से 3 के मध्य में कोई भी अंक रखेंगे तो आप देखेंगे कि 4 माइनस एक्स जो है उसका मान 1 से बड़ा ही आएगा। देखिए अगर आप 3, क्योंकि आप 3 रख नहीं सकते, पर अगर आप 3 रखते तो 4 माइनस 3 1 होता, और अगर आप 1 रखते तो 4 माइनस 1 2 होता। तो जो भी आपका मान आ रहा है वो मान कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 2 के मध्य जा रहा है। 3 आप डालेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 1, ठीक है ना, और 1 आप डालोगे तो कितना आएगा,
4 माइनस 1 से 3, तो आपका जो मान है वो कहां से कहां तक जा रहा है? आपका 1 से 3 यानी 1 से बड़ा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका जो 4 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है। आपका जो आधार है वो कैसा है? 1 से बड़ा है। अब अगर आपका आधार 1 से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या करके? एंटी लॉग लेकर के। तो एंटी लॉग में x माइनस 1 यहीं रह जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। 4 माइनस एक्स एक की जगह पे जाएगा और एक इसकी घात में हो जाएगा। इसको अगर अपन आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा? x माइनस 1 लेस देन 4 माइनस एक्स, और ये क्या बन गया आपका? 2x लेस देन इक्वल्स टू 5, और x जो आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू 5/2 आएगा। यानी x का जो मान आया वो निश्चित तौर पे माइनस अनंत से लेके और 5/2 तक आएगा। ठीक है, अब आपका x का मान माइनस अनंत से 5/2 तक आ रहा है। अब माइनस अनंत से 5/2 में देखें कि 5/2 का मान कितना है? 2.5। 2.5 क्या इस अंतराल में आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन माइनस अनंत नहीं आता। तो यदि इसका और इसका हम अगर कॉमन पार्ट निकालना चाहें, इसका और इसका हम कॉमन पार्ट निकालना चाहें, तो हमारा कॉमन पार्ट कितना आएगा? x बिलोंग्स टू 1 से तो छोटा है वो जा नहीं सकता, और 5/2 से बड़ा ये नहीं जा सकता। तो हमको बोलना पड़ेगा कि x का मान आपका 1 से 5/2 जाएगा। ठीक है, अभी आपका केस 2 भी चलेगा। अब केस 2 में क्या करेंगे हम? केस 2 जब हम करेंगे तो हम x का जो मान रखेंगे वो रखेंगे 3 से 4, क्योंकि हमारे पास दो ही अंतराल हैं, एक अंतराल 1 से 3 का और एक अंतराल 3 से 4 का। जब मैं x का मान 3 से 4 के बीच में रखूंगा तो निश्चित तौर पर जो मेरा आधार है वो 1 से छोटा हो जाएगा। मैं कहूंगा 4 माइनस एक्स का मान धनात्मक तो होगा ही होगा, परंतु वह 1 से छोटा रहेगा। ठीक है, अब अगर वो आपका मान 1 से छोटा है, 3 से 4 के बीच में अगर आप रखते हैं तो 4 माइनस 4 0 हो जाता है, 4 माइनस 3 1 हो जाता है। इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 1 से छोटा। 1 से छोटे पर हमें क्या करना पड़ता है? हमें एंटीलॉग तो लेना ही पड़ेगा, और एंटीलॉग लेंगे, लेकिन क्या बदल जाएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित होगा, 4 माइनस एक्स की पावर 1 आ जाएगा, जो कि आपका प्रश्न बनेगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। ये कह रहा है कि x का मान 5/2 से बड़ा रखो। हम x का मान को कहां से कहां तक ले सकते हैं? सिर्फ 3 से 4। तो जो कॉमन पार्ट आएगा किसका? इसका और इसका, इन दोनों का अगर कॉमन पार्ट, अगर मैं वैसे देखना चाहूं तो मैं संख्या रेखा पे भी देख सकता हूं। ये मेरा माइनस अनंत, ये रहा अनंत, यहाँ कहीं पर बेचारा 5/2 आ गया, यहाँ कहीं 3 आ गया, यहाँ कहीं पर 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करें? 3 से 4 का मान कहां से कहां तक जाएगा? ये रहा 3 से 4 का मान। दूसरा कह रहा है 5/2 से लेकर और कहां तक जाओ? अनंत तक। तो कॉमन पार्ट कितना? 3 से 4। तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3 से 4। अब हमारे जो कल बात करी थी, फिर से हम उस बारे में बात करेंगे जो हमारे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी। वो क्या था? हमने कहा था कि यदि आपको दो उत्तर मिल रहे हैं और आपको ये दोनों ही उत्तरों को सम्मिलित करना है तो आपको इनका संगठन करना पड़ेगा, आपको इनका यूनियन करना पड़ेगा। तो जो आपका फाइनल उत्तर आएगा वो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेके 5/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से लेके 4 और ये स्मॉल ब्रैकेट। तो आपका जो उत्तर आया वो ये आएगा। तो लॉग असमीकाओं को हल करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, करना यही है। और समीकाओं के लिए यानी समीकरण के लिए भी यही काम करना था। वहां पर बस अंतर क्या था? वहां जो हम ये आधार पर केस बना रहे थे, ये केस नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है ना? क्यों नहीं बनाए जाते हैं? क्योंकि इक्वल टू साइन को अगर आप पलट भी लोगे तो इक्वल टू ही बनने वाला है, उसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो हम जो समीका यानी समीकरण और असमीकाओं को हल करते हैं उनमें ज्यादा अंतर नहीं है। असमीकाओं में सिर्फ एक स्टेप पर हमें ध्यान देना पड़ता है, वो क्या है? सेकंड स्टेप। उसमें क्या करना होता है? आपको आधार के बारे में सुनिश्चित करना होता है कि वह 1 से बड़ा है या 1 से छोटा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम असमीकाओं का हल कर सकते हैं। अब हम लघु गुणक के एक ऐसे सिद्धांत की तरफ चलते हैं जिसमें आप लोगों को यह बताया जा सकता है कि कितनी डिजिट्स आ रही हैं, या क्या अगर कोई अंक आपको दिया जाएगा तो उस अंक में दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे। और इन सब को जानने के लिए जिस टॉपिक को हम पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है
पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश और अपूर्णांश, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, हिंदी में उसको बोलते हैं हम पूर्णांश और अपूर्णांश, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब देखिए क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा से पहले कुछ बातें समझते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी अंक बने हैं वह अंक दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं। वो अंक में एक होता है उसका इंटीग्रल पार्ट और एक होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। यानी किसी भी अंक को अगर हम बनाते हैं तो एक उसका पूर्णांक भाग होता है और एक उसका भिन्नात्मक भाग होता है। ठीक है, पूर्णांक भाग मतलब इंटीग्रल पार्ट और भिन्नात्मक भाग मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास एक नंबर है 7.5 तो क्या होगा, जो 7 है वो इसका पूर्णांक भाग कहलाएगा यानी इंटीग्रल पार्ट, और ये जो 0.5 है ये 0.5 कहलाता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक भाग, फ्रैक्शनल पार्ट। यानी अगर 7.5 को हम देखें तो 7.5 का जो इंटीग्रल पार्ट आएगा, जो पूर्णांक भाग आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा प्लस और 0.5 आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई अंक दिया जाए x, तो वो x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बना है, इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन यानी भिन्नात्मक भागफलन। ठीक है, तो यदि कोई अंक आपको दिया जाए x तो वो क्या है, वो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x से मिलकर बना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या हो गया, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में पहले लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी महत्तम पूर्णांक x, और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x यानी भिन्नात्मक भाग x। समझ में आ रहा है? तो कोई भी अंक अगर हम बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो भाग एक पूर्णांक अंक से और उसके अंदर एक भिन्नात्मक x से मिलके बना है। यहां पर ये ध्यान देना कि ये जो भिन्नात्मक भाग होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये सदैव नॉन नेगेटिव होता है यानी अऋणात्मक होता है। ये जो होता है ये हमेशा क्या रहता है, अऋणात्मक भाग है, ये अऋणात्मक होता है। अऋणात्मक का मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.3, या पहले अपन सबसे पहले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 अपने आप में क्या है, 7 अपने आप में क्या है, एक पूर्णांक अंक है। तो आप 7 को देख पाते हैं 7.0 से, तो इसका पूर्णांक भाग कितना होगा, 7 होगा, और इसका भिन्नात्मक भाग कितना होगा, 0 हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7 ही आएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं -3, तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो -3 ही होगा, क्योंकि -3 भी अपने आप में कैसा है, एक पूर्णांक है। ठीक है, पर यदि मैं आपको दूं 7.2, ठीक है, तो ये क्या देगा, अगर मैंने ये बॉक्स बना रखा है, बॉक्स का मतलब होता है GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है ना। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, 7.2 को वो देखता है कहां पर, संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर वो सबसे पहले देखना चालू करता है किसको, 7.2 को। अब 7.2 एक पूर्णांक अंक तो नहीं है, तो वह क्या करता है, अपने से जस्ट पहले जो पूर्णांक आया है, 7.2 से जस्ट पहले जो पूर्णांक आया है उस पूर्णांक को आपको उत्तर में दे देगा, यानी 7.2 का जो पूर्णांक होगा वो 7 होगा, और ये पहले वाला देगा यानी उससे छोटा। यानी जिस अंक का आप महत्तम पूर्णांक ले रहे हैं, यदि वह एक पूर्णांक संख्या है तो वो उत्तर पूर्णांक में निकाल देगा, पर यदि वह पूर्णांक अंक नहीं है, यदि वह पूर्णांक अंक नहीं है
तो क्या करना होगा कि आपको उस अंक से जस्ट पहले जो भी पूर्णांक आया है उसको उत्तर में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं या जैसे 7.9 ही बोल दूं, मैं 7.95 बोल दिया मैंने। अब 7.95 में बच्चा क्या सोचता है कि साहब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत चल रहा है, आपका 7.95 यहां कहीं पर होगा, यहां कहीं 8 होगा और यहां कहीं 7 होगा। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम राउंड फिगर में 8 मान लेते हैं। महत्तम पूर्णांक कहता है कि हर बार किधर देखना है, पीछे देखना है। यानी 7.95 से पहले कौन सा पूर्णांक आ चुका है वो बात करेंगे। तो 7.95 से पहले कौन आ चुका है, 7 एक पूर्णांक आ चुका है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, 8 नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कभी भी कि 7.95 में कितना है, 0.05 का ही तो कम है, तो सर चलो इसको 8 मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये बॉक्स लगा हुआ है किसी अंक पर तो ये निश्चित कर लें कि यदि उसमें पूर्णांक अंक आया तो पूर्णांक ही बाहर आएगा, और यदि पूर्णांक अंक बाहर नहीं है, अंदर नहीं गया, तो क्या करेगा, उस अंक से पहले वाला पूर्णांक वो उत्तर में देगा। ठीक बात। जैसे मैंने कहा 4.35, तो आपने कहा कि ये क्या पूर्णांक अंक है, नहीं ये पूर्णांक अंक नहीं है। तो 4.35 से पहले कौन सा पूर्णांक आया, पहले आया 4, बाद में कौन आ रहा है, 5। उसका हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम तो किसको लेंगे, हमेशा संख्या रेखा में हम बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ जाकर के देखेंगे, यानी छोटा अंक उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये बात अपन को समझ में आ गई। ठीक है, अब यदि मैं आपसे बोलूं, इसी में मैंने कहा मान लो -3.2 आ गया। अब बच्चा बोलता है सर -3.2 में क्या करें, कुछ नहीं करें, जो सीखा बस वही करें, कृपया अपना दिमाग न लगाएं। माइनस अनंत से लेके अनंत में आपने -3.2 लिखा, आपको पता है कि इसके पहले जो आएगा वो यहां कहीं पर -3 आएगा, इसके बाद में यहां पर कहीं पर -4 आएगा, क्योंकि यहां पर अंक घटते जाते हैं। ठीक है ना। तो अब देखें -3.2 से पहले वाला इंटीजर कौन है, तो इसका उत्तर आपको सही समझ में आएगा कि क्या आया, -4 आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि -1.2 कितना होगा, तो आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर माइनस अनंत से अनंत में -1.2 लिख लें। अब -1.2 के बाद यहां कहीं पर -1 आया होगा, फिर 0 आया होगा, फिर बड़ा होगा, और पीछे की तरफ -2 आया होगा। तो -1.2 से पहले वाला कौन है, -2। तो इसका जो महत्तम पूर्णांक आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। यदि मैं दे दूं -4, तो -4 का कितना आएगा, -4 का तो -4 ही आएगा। इसमें तो सोचना है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि -4 अपने आप में कैसा है, स्वयं ही एक पूर्णांक अंक है। तो पूर्णांक अंक पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको पूर्णांक ही देना है। अच्छा, आप जरा गौर देखें कि मैं जितनी बार बॉक्स लगा रहा हूं उन सब में जो उत्तर आ रहे हैं वो सारे उत्तर पूर्णांक हैं, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी और बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि ये क्या है, क्योंकि यही हमको पूर्णांश और अपूर्णांश को समझने में बहुत मदद करेगा। ठीक है जी। अब आपका -4, अगर मैं आपसे बोल दूं कि माइनस का 5.6 आ रहा है, -5.6 आ रहा है, तो आप इसका क्या लिखेंगे, तो आप इसका लिखते वक्त सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाएं कि -5.6 ये है, इसका राइट में कौन आने वाला है और लेफ्ट में कौन आने वाला है। -5.6 में यहां पर तो -5 आएगा, और यहां पर क्या आएगा, -6 आएगा। तो पहला वाला ही देखना है, हर बार अपन को एक ही तरफ से चलना है, एक ही तरफ देखना है भाई साहब, पीछे देखना है। तो पीछे देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक समझ में आ गया, महत्तम पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या है। ठीक है, यानी भिन्नात्मक भाग। अब भिन्नात्मक भाग कैसे काम करेगा, भिन्नात्मक भाग किसी अंक का वह पार्ट होता है जो दशमलव के बाद होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 7.1, तो इसका भिन्नात्मक भाग क्या है, इसका इंटीजर पार्ट तो 7 है, तो वो तो बॉक्स लगा हुआ तो 7 आएगा, और इसका भिन्नात्मक भाग कितना आएगा, 0.1। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, ऐसा अंक अगर भिन्नात्मक भाग है और आपको पूछा जाए कि भिन्नात्मक भाग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि दशमलव के बाद जो भी अंक आ रहे हैं उनको दशमलव के साथ लिख देना, मतलब जो भी 1 से छोटे अंक हैं वो सारे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला 1.2358,
का भिन्नात्मक भाग, तो आप बोलोगे 0.2358। क्यों? क्योंकि एक तो इसका क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 7.0 का बता दो तो आप बोलोगे 0 है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भिन्नात्मक भाग है ही नहीं, कोई फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, ये तो पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं का जो भिन्नात्मक भाग होता है, जो डेसिमल वाले पार्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि -1.3 का क्या होगा, तो -1.3 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे मैं आपको पहले ही थोड़ा सा यहां समझाता हूं कि ये कैसे आया। इसको अगर अपन 0.1 लिख रहे हैं तो अपन कैसे लिख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 7.1 का जो भाग होगा इसको अपन लिख सकते हैं 7 + 0.1। तो 7 इसका क्या हो गया, पूर्णांक भाग, और 0.1 इसका क्या हो गया, भिन्नात्मक भाग। तो हमने कहा कि साहब ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है, मैंने कहा 1.2352, तो आप कहोगे सर इसका जो पूर्णांक होगा वो 1 होगा और 0.2358 इसमें जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न अगर आ गया 7.0, तो आप बोलोगे कि सर 7 + 0.0 करा तो इसका भिन्नात्मक भाग ये वाला हिस्सा आ रहा है। और हम ये बात कर चुके हैं कि जो भिन्नात्मक भाग होता है वो अऋणात्मक होता है। ठीक है, अब -1.3 को आप क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर इसे -1 लिख लो और यहां लिख लो माइनस का 0.3। तो बच्चों के मन में ख्याल आ गया कि तो नेगेटिव आ रहा है, पर आपको ध्यान से देखें, आपको हर बार यहां पर क्या बनाना है, एक प्लस नंबर बनाना है। अब प्लस नंबर बनाना है तो क्या करें, हम क्या करते हैं, -1 में एक -1 जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं। तो क्या ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इससे कोई अंतर प्रश्न में तो नहीं पड़ा। क्या करा मैंने, -1 इसमें एक बार घटा दिया और एक बार इसमें जोड़ दिया ताकि 1 और 1 कट जाए, बात वही रह जाएगी। लेकिन इससे फायदा देखो क्या हुआ कि ये जो बॉक्स वाला पार्ट है यहां -2 आ गया, प्लस और यहां कितना आ गया, 0.7 आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, ये इसका कौन सा भाग है, ये इसका पूर्णांक का भाग है। तो इसका जो भिन्नात्मक भाग है वो कितना आ गया, 0.7। तो हम बोलेंगे कि इसका जो आया वो 0.7 आया। ठीक है, जैसे आप एक और अंक अपन एग्जांपल में ले ले, मैंने कहा -3.72 के बारे में बात करेंगे, -3.72 के बारे में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे साहब ये -3 है, प्लस, या प्लस तो होगा ही नहीं, यहाँ -0.72 होगा। ठीक है, -3 - 0.72। ठीक है, अब हमने कहा यहां तो नेगेटिव नहीं, हमें तो प्लस चाहिए। तो क्या करोगे, आप वही काम फिर से करो, -3 में प्लस -1 कर दो पहले, और +1 कर दो, और माइनस का 0.72 कर दो। तो -3 - 1 तो कितना बन गया आपका, -4, और एक में से ये हटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 0.8। इसको मैं अच्छे से लिख दूं, 0.28। कौन सा भाग, ये वाला भाग, 1 में जो मैंने घटाया। तो आपके पास अब भिन्नात्मक भाग जो आया वो कितना आ गया, इसका भिन्नात्मक भाग आ गया 0.28। ठीक है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर अब मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूंगा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। अब जब मुझे इतने एग्जाम्पल मैंने करे हैं तो अब मुझे डायरेक्ट भी समझना चाहिए कि देखा जाए तो हो क्या रहा है। हमारा पॉइंट तो यही है कि हम देख लें कि हो क्या रहा है ऑब्जर्वेशन में। जैसे मैंने कहा -1.3, तो आपको मालूम है कि इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसे -1 और -0.3। अब माइनस हो नहीं सकता, तो उस -0.3 को किस में से घटाना है, 1 में से घटाना है। देखो 1 माइनस होने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा फटाक से, 1 - 0.3। आपके मन में क्या चला कि -0.3, जो माइनस में 0.3 आ रहा है उसे धनात्मक बनाने के लिए उसको 1 में क्या कर दो, जोड़ दो। तो 1 - 0.3, तो 1 - 0.3 0.7, तो इसका जो भिन्नात्मक भाग आ गया वो 0.7 आ गया। ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा जो पढ़ते हैं वो फलन, एक अध्याय है, एक चैप्टर है फलन, उसमें हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ाते हैं। अभी तो हमको जो जरूरत है हमने उतना भाग कर लिया। तो अब मैं आपको जो बात कर रहा था वो फिर से आ जाता हूं। मैंने कहा कि कोई भी अंक जो दुनिया में दिया जाएगा वह एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूप में होगा और एक फ्रैक्शन पार्ट के रूप में होगा। अब जैसे आप मेरे को बोलते हैं कि भाई 7.2 या मैं -7.2 के बारे में बात करना चाहता हूं, मैंने x का मान ले लिया -7.2, तो आपका सवाल बनेगा कि ये होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -7.2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -7.2। ठीक है जी, मैं अभी भी कंफ्यूज हूं कि -7.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा।
मुझे पता नहीं -7.2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या आएगा, तो मैंने क्या करा, इस -7.2 को यहीं रहने दो। इसका कितना आएगा बात कर चुके थे, कैसे नंबर रेखा पर -7.2 जब रखेंगे तो -7 पहले होगा और -8 बाद में होगा, तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वो -8 आएगा, प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -7.2 आएगा। इसको उधर भेजोगे तो 8 - 7.2, दैट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस का 7.2, तो 8 - 7.2 का मतलब 0.8, विच इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -7.2। तो वही वाली बात फिर से आ गई कि अगर हम इसको वैसे सोचते फ्रैक्शन पार्ट तो कैसे सोचते कि -7 - 0.2, अगर अपन इसको सोचते तो क्या सोचते कि ये जो लिखा है ये कैसे बना होगा, -7 और -0.2। अब -7 और -0.2 तो लिखा हुआ है पर ऋणात्मक ले नहीं सकता क्योंकि अऋणात्मक होना है, तो मुझे -0.2 में 1 जोड़ देना है, तो 1 - 0.2 कितना आता, 0.8, तो मेरा फ्रैक्शन पार्ट 0.8 बन जाता। ठीक है, यहां तक की बात तो हमें क्लियर हुई कि यह महत्तम पूर्णांक और भिन्नात्मक भाग क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा यानी पूर्णांश और अपूर्णांश क्या है और इनका काम क्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक सवाल लिया, मैंने आपसे कहा log 3 की पावर 2 बेस में 3, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 2। ठीक है, और log 3 की पावर 3 बेस में 3, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। तो ये जो मान आए हैं 2 और 3, ये कहलाते हैं इस लॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये कहलाते हैं लॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स। और इनके बाद जो दशमलव में मान आएंगे पूरे, अगर आते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आए हैं, पर आते तो वह उसका क्या कहलाता, अपूर्णांश भाग। इसका मतलब यदि मुझे आपको यह परिभाषित करना हो कि पूर्णांश और अपूर्णांश क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यदि y बराबर log a बेस b एक परिभाषित लॉग है जिसका मान y है, जिसका मान क्या है, y है। y बराबर log a बेस भी एक परिभाषित लॉग है जिसका मान y है। ठीक है, तो ये y का जो मान है, ये y एक अंक आ गया, तब y का पूर्णांक भाग, y का पूर्णांक भाग log a बेस b का, log a बेस b का पूर्णांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्णांश कहलाएगा। इसका मतलब जो y मान आएगा उसका महत्तम पूर्णांक अगर अपन करेंगे तो वही क्या होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वही क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, पूर्णांक भाग। तथा y का भिन्नांश भाग, कौन सा भाग, भिन्नांश भाग log a बेस b का अपूर्णांश कहलाएगा। y का भिन्नांश भाग मतलब जो y का मान आएगा उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वह क्या कहलाएगा, उसका मैंटिसा यानी अपूर्णांश, उसका अपूर्णांश कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन बात करें, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए log 2 बेस 10 दे रखा है आपको, या मैं कहता हूं log 200 बेस 10 दे रखा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन लेते हैं अपन कि log 200 बेस 10 है। ठीक है, log 2 का मान होता है 0.3010,
ये बात मान हम लॉग टेबल से देख के बताते हैं कि log 2 बेस 10 का जो मान होता है वो 0.3010 होता है, ठीक है ना। मेरे पास एक प्रश्न आया log 200 बेस 10 और मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा बताना है, आपको पूर्णांश और अपूर्णांश बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि ये जो है लो है log 2 इंटू 10 की घात 2 आधार में 10, ये बन गया आपका कितना log 2 बेस 10 प्लस log 10 का स्क्वायर बेस 10। बोलो क्या बन गया ये, log 2 बेस 10 प्लस 2 ये है और log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 क्या होता था, एक log अगर दोनों अंक समान आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे 1। तो आपका कितना आ गया ये आ गया 2 प्लस ये वाला, और ये log 2 बेस 10 का जो मान है वो है 0.3010। तो आपका उत्तर कितना आया, आपका उत्तर आ गया 2.3010, ठीक है। ये है, अगर इसको मैं y मान लूं तो ये वाला मान जो आया वो y आ गया, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि log a बेस b यदि एक परिभाषित है log है जिसका मान y है, तो y तो आ गया मेरे पास, y का मान आ गया 2.3010, 2.3010, ठीक है। अब मैं उसका क्या निकालूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा। तो मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3010 क्या होगा। फिर से वही बात, क्या संख्या रेखा पर गए 2.3010 लिखा तो एहसास हुआ कि आगे 3 है और पीछे 2 आएगा। और हमेशा महत्तम पूर्णांक किसको देखने वाला है, अपने पीछे बस जस्ट आए हुए इंटीजर को। तो 2.3010 के पहले कौन सा इंटीजर आ गया, 2 आ गया। तो हम बोलेंगे इसका मान कितना आ गया 2। ये 2 ही क्या है, यही आपका पूर्णांश है। तो log 200 बेस 10 का जो पूर्णांश आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 2, ठीक है। अब अगर हम इसका अपूर्णांश निकालना चाहें तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा कि 2.3010 का फ्रैक्शन पार्ट निकालो, यानी फ्रैक्शन पार्ट में इसको क्या लिखा जा सकता है, आपको समझ में आ रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 2 प्लस 0.3010। क्या ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो हम लिखेंगे कि 0.3010 इसका क्या होगा, भिन्नात्मक भाग होगा। तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट आएगा वो आ जाएगा 0.3010। ये जो 0.3010 आया है ये इसका कहलाएगा अपूर्णांश भाग, यही कहलाएगा इसका अपूर्णांश भाग। तो अगर मैं आपको बोलूं log 200 बेस 10 का पूर्णांश कितना, तो आप बोलोगे कि सर उसका पूर्णांश है 2 और इसका अपूर्णांश कितना, तो वो है 0.3010, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी का भी, जैसे अगर मैं इसका बोल दूं log 2 बेस 10 का पूर्णांश कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका पूर्णांश 0 है, इसका जो पूर्णांश है इंटीजर पार्ट वो कितना है 0 है, और इसका अपूर्णांश कितना है, वही है 0.3010। क्लियर। तो अगर हम इस पर प्रश्न करें ताकि प्रश्नों से हम समझें कि आखिर पूर्णांश और अपूर्णांश कैसे निकाला जाता है, तो अपन एक सवाल लेते हैं। मैंने कहा जैसे log 8 बेस 2, ये अपना क्वेश्चन ले लो। मैंने कहा बताओ इसका पूर्णांश और अपूर्णांश क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसको तो अपन बहुत सिंपली लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 टू द बेस 2। ये कितना हो गया 3 log 2 बेस 2, आंसर कितना आ गया 3 आ गया, पॉइंट पीछे कितना 0। तो आप बोलोगे इसका पूर्णांश कितना, इसका पूर्णांश 3 है, तो यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और 0.0 यानी 0 इसका क्या कहलाएगा, मेंटिसा कहलाएगा। ध्यान रखना मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं, मैंने कहा log, अपन ने 2 का मान ही रखा है। मैंने कहा कि सपोज करो log अपन ने दे दिया 20 ले लेते हैं, या मान लीजिए मैं 20 ले लेता हूं और आधार ले लेता हूं अब की बार 10, ठीक है। और ये 20 की घात पे मैं लगा देता हूं -1। अब मैंने बोला कि अब मुझे बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि ठीक है सर इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा निकालेंगे तो सबसे पहले तो -1 बाहर निकाल देंगे। यहां क्या आ जाएगा log 2 इंटू 10 और बेस में 10, माइनस बाहर चल ही रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन log 2 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। log 2 बेस 10 का मान अपन ने अभी बात करी थी कितना होता है 0.3010 होता है, 0.3010 प्लस 1, तो आपके पास कितना आ गया
माइनस का 1.3010, ये आपका अंक आ गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे सी। कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.3010 करेंगे। -1.3010 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है -2। ठीक है। अच्छा, इसका मेंटिसा निकालना है, तो मेंटिसा में इसको पहले कैसे सोचोगे, इसको सोचोगे मेंटिसा के लिए क्या सोचोगे, मेंटिसा के लिए सोचोगे कि ये लिखा क्या है, ये लिखा है -1 -0.3010, -1 -0.3010। अब 0.3010 नेगेटिव में तो लेना नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, -1 प्लस -1 के साथ एक -1, फिर एक +1, फिर एक -0.3010। इससे क्या हुआ, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बन जाएगा आपका -2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, अगर अपन इसको करें तो 1.00 है आपका, और उसमें 0.3010 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.992 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.299, सॉरी 10 है ना ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6, तो 0.699, ये आपका आ गया 0। तो ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका मेंटिसा। ठीक है। इसी तरीके से अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हमको प्रश्न में क्या बताता है, हम क्या समझ पाते हैं, लघु गुणक में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं log 10 की पावर 0 और बेस में 10, बोलो ये कितना आ जाएगा, log 10 की पावर 0 बेस में 10, ये आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला log 10 बेस 10 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर वो 1 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला log 100 टू द बेस 10 कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये 10 की पावर 2 है तो ये 2 आ जाएगा। मैंने आपसे पूछा log 1000 टू द बेस 10 कितना होगा, तो आप बोलोगे ये 3 आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आप log 10 लेते हैं और यहां पर आपने 100 लिया, देखिए ध्यान से कि ये 10 आर्ग्यूमेंट है और ये भी 100 आर्ग्यूमेंट है। 10 से जब शुरू होते हैं, 10 के बाद जितने भी अंक आएंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था, मैं log 20 निकाल रहा हूं, तो log 20 बेस 10 की अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा था, जहां मैंने ये माना था कि log 2 बेस 10 का जो मान है वो कितना है 0.3010 है, ठीक ना, 0.3010। ठीक है। तो log 20 को आपने क्या लिखा था कि सर ये लिखा हुआ है log 10 बेस 10 प्लस log 2 बेस 10। log 10 बेस 10 आपका कितना बन गया था 1, और ये कितना बन गया था 0.3010। तो आपका जो उत्तर आया वो कितना आया 1.3010 आया। अब आप समझे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आप अंक पूर्णांक संख्या लें या कोई भी अंक लें 10 से 100 के बीच में, 10 से 100 के बीच में देखा जाए तो अनंत संख्या है। कितनी संख्या है, अनंत संख्या है। ठीक है। इन अनंत संख्याओं को अगर आप 10 से यानी 2 डिजिट के नंबर, 10 से 100 के बीच का मतलब क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि 2 डिजिट की यानी 2 अंकों की जितनी संख्या बनेगी, उन सारी संख्याओं का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो निश्चित तौर पर 1 ही आएगा। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि log 3 का मान जो हम लोगों को लॉग टेबल से पता चलता है वो होता है 0.4771। ठीक है। मैंने कहा log 30 का मान निकाल लो साहब आधार 10 पर, तो हमको बोलना पड़ेगा कि वो है log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, तो ये कितना बन गया 1 प्लस 0.4771। तो ये जो नंबर है ये हमेशा क्या करता रहेगा, आपको फ्रैक्शनल नंबर देता रहेगा, और ये वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या कर देगा आपको, वो आपको पूर्णांक देगा, और ये पूर्णांक हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। तो मैं क्या नियम बना सकता हूं, मैं ये नियम बना सकता हूं कि यदि 2 अंकों की जितनी भी संख्याएं मैं लूं जिनका आधार क्या हो 10 हो, जिनका आधार क्या हो 10 हो, ठीक है, तो उन सारों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 1 ही आएगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही अगर आप 100 से आगे चलते, आप 101 लेते, 102 लेते, 103 लेते, या आप ऐसे बढ़ते बढ़ते 998 लेते, 999 लेते, तो जब तक आप लेते रहते तब तक इनका मान क्या होता,
तब तक इनका मान आपका चलता 2, ये 3 पर जाता ही नहीं। लॉग 1000 पर ये पहली बार अपने मान को 3 करता, तो इससे पहले का मान क्या होता आपका 3 से छोटा रहता, यानी 2 दशमलव कुछ चलता रहता। 2 दशमलव कुछ चल रहा है, इसका मतलब अगर अपन बोले इसके बीच में कुछ भी अगर अपन लेते तो उसका मान क्या आता, 2 पॉइंट कुछ कुछ आता, 2 पॉइंट कुछ कुछ। अब ये कुछ कुछ तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा हर बार 2 ही आएगा। कब तक, जब तक यहां पर आप क्या ना रख दो, 1000 ना रख दो। और 1000 कौन सा अंक है, 3 अंकों का, 3 अंकों की संख्या है 1000। 1000 3 अंकों का है, इसका मतलब 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं लोगे, किस आधार पर बोल रहा हूं, 10 पर, उन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, इसी पर अपन और बात करते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक प्रश्न मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन है कि 3 आधार पर कितने पूर्णांकों का, 3 आधार पर कितने पूर्णांकों का पूर्णांश, 3 आधार पर कितने पूर्णांकों का पूर्णांश 3 आएगा, या 4 मान ले, या 2 मान लेते हैं, 2 आएगा। हमें क्या निकालना है इस प्रश्न में, हमें इस प्रश्न में निकालना है कि अगर लॉग का आधार 3 दे रखा हो तो कितने पूर्णांक होंगे ऐसे, कितने इंटीजर ऐसे होंगे जिनका पूर्णांश 2 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या बोला कि हम चाहते हैं इसका पूर्णांश कितना आ जाए, 2 आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना निकालना है, 2 निकालना है। अब हमें यह बताना पड़ेगा कितने अंकों के लिए बात चल रही है। आधार उसने दे ही दिया 3, तो लॉग का आधार 3 हो गया। सबसे पहले 2 कब आएगा, सबसे पहले 2 आएगा जब 3 की घात 2 रखी जाएगी। जब 3 की घात 2 रख दोगे तो आपका जो पूर्णांक आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2.00 यहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर log 3 की घात 3 रख देता तो ये 3 हो जाता, तो आपका कितना आ जाता है यहां पर 3.00, यानी मुझे इसके बीच में ही घुमाना है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, कितने अंक, मैं बोलूंगा 9 से लेकर और 27 से पहले जितने भी पूर्णांक आ जाएंगे उन सारों का जो जितने भी अंक आएंगे उन सबको ही हमें उत्तर में लिखना है, यानी उतने हमें बताने। अब ये कितने होंगे 9 से 27 के बीच में, देखो 2 चीजें मैं पहले समझा दूं। मैं आपको अगर बोलता हूं 9 से 27 के बीच में, तो 2 चीजें देखो, 9 से 27 के बीच में कितने पूर्णांक हैं। एक बात, इसमें मैं 9 को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं, 27 को सम्मिलित नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर एक होता है कि मैं 9 से 27 तक, ठीक है, तो पहले 9 से 27 के बीच के अंकों के बारे में बात करें तो कितने आएंगे। 9 से 27 के बीच में अगर अपन बात करें तो क्या होगा, हमको लिखना पड़ेगा 27 माइनस 9। 27 माइनस 9 कितना हो गया, जल्दी बताओ। वो 18 हुआ, पर 18 नहीं होगा क्योंकि इसमें आपने किस किस को भी जोड़ लिया, 9 को भी जोड़ लिया और 27 को भी। देखिए कैसे, अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 3 से 4 के बीच में कितने पूर्णांक, तो 3 से 4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। पर अगर आप इसको करते हैं 4 माइनस 3 तो कितना आ रहा है, 1, तो 1 माइनस और करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4 माइनस 3 पर आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब ऐसे देख लेते हैं 3 से 5 के बीच में कितने पूर्णांक, बीच में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 3 और 5 को जोड़ना है, 3 और 5 को सम्मिलित नहीं करना है। तो अगर 3 और 5 को सम्मिलित नहीं करना तो बीच में कितना पूर्णांक आ रहा है, सिर्फ 1 पूर्णांक आ रहा है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा 5 माइनस 3 और 1 माइनस 1 और लगा दूंगा, तो 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1, यानी 1 पूर्णांक आएगा। अगर मैं बोलूं आप सबको 3 से लेके 8 के बीच में मैं फिर से बात कर रहा हूं सिर्फ बीच की, मैंने अभी और कोई बात करी ही नहीं, मैंने कहा इन 2 अंकों के बीच में, तो 3 से 8 के बीच में, तो आप बोलोगे कि साहब 8 माइनस 3 तो 5 हो जाता है। पर देखो 3 और 8 के बीच में सिर्फ 4, 5, 6, 7, सिर्फ 4 अंक आने वाले हैं। तो 8 माइनस 3 में 1 माइनस और कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो अगर मैंने बोला 9 से 27 के बीच में कितने, तो 9 से 27 के बीच में आ गया 27 माइनस 9 18, और इसमें से 1 माइनस और कर दें अपन, तो अपना जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 9 माइनस 1, यानी अपने पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 17।
ये अंक होंगे कहां से कहां तक? ये अंक होंगे 9 से 27 के बीच में। इस हिस्से पर कितने पूर्णांक? 17 पूर्णांक होंगे। ठीक है, 17 पूर्णांक हो गए। पर हमने बोला कि हमको क्या चाहिए? 3 आधार पर कितने पूर्णांकों का पूर्णांश? 2 आएगा। तो 2 तो कहां से भी आ रहा है, 9 पर भी तो 2 आ रहा है, तो एक और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो जो हमारा उत्तर इस प्रश्न का आएगा वो कितना आएगा? 18 आएगा। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए मुझे एक नंबर दिया जाए अल्फा और मुझे एक नंबर दिया जाए बीटा, और मुझसे कहा जाए अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है? ये दोनों ही पूर्णांक है। अल्फा भी एक पूर्णांक है और बीटा भी क्या है? एक पूर्णांक है। और मुझसे कहा जाए अल्फा और बीटा के मध्य कितने पूर्णांक? इनके मध्य में। तो इस मध्य में कितने आ जाएंगे? इनके मध्य में आ जाएंगे बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। ठीक है, यदि मैं बोलूं अल्फा से बीटा, अल्फा से बीटा कितने पूर्णांक? तो क्या करना पड़ेगा? वो बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 तो क्या देगा? इनके बीच का। अगर मैं बोलूं अल्फा से बीटा में, अपन को अल्फा भी लेना है और बीटा भी लेना है और बीच वाले भी सारे लेने हैं, तो बीच वाले तो आ जाएंगे बीटा माइनस अल्फा माइनस 1, और साथ में ये दोनों भी पूर्णांक है तो यहां +2 और करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1। समझ में आ गई मेरी बात? अभी अपन रिजल्ट को एक साथ लिखूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला कि नहीं सिर्फ एक इंक्लूड करना है, अल्फा इंक्लूड करना है। तो अल्फा इंक्लूड करना है तो सिर्फ क्या बनेगा? बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं रिजल्ट के फॉर्म में क्या लिखूंगा? मैं रिजल्ट के फॉर्म में लिखूंगा कि यदि अल्फा व बीटा दो भिन्न पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अल्फा व बीटा क्या है? दो भिन्न पूर्णांक है। तब पहला, इनके मध्य स्थित पूर्णांकों की संख्या, इनके मध्य स्थित पूर्णांकों की संख्या, इनके मध्य स्थित पूर्णांकों की संख्या जिसमें अल्फा व बीटा इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है, इनको नहीं लेना है ना। इनके मध्य स्थित पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 होगी। ठीक है, तब इनके मध्य स्थित पूर्णांकों की संख्या अल्फा और बीटा जिसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 होगी। ठीक है, इन्हें सम्मिलित कर इन्हें इंक्लूड करके पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? वो होगी बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 तो है ही है, साथ में +2 और करेंगे क्योंकि हम अल्फा और बीटा को भी जोड़ रहे हैं। तो वो क्या बन जाएगा आपका? बीटा माइनस अल्फा प्लस 1। ठीक है जी, किसी एक को कर देंगे तो किसी एक को इंक्लूड करके पूर्णांक की संख्या, तो क्या करना है? बीच वाला था बीटा माइनस अल्फा माइनस 1, उसमें +1 और कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बीटा माइनस अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि अल्फा और बीटा दोनों भिन्न पूर्णांक हैं तो उनके मध्य कितने होंगे? बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 होगा। इन्हें सम्मिलित करके पूर्णांकों की संख्या बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 +2 करना पड़ेगा क्योंकि हमें अल्फा और बीटा दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 आ गया और किसी एक को इंक्लूड करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा होगा। अब सुनो मेरी बात, मैंने बोला 3 आधार पर कितने पूर्णांकों का पूर्णांश 2 आएगा। ठीक है, हमने कहा कि देखो पहले 2 कब आता है? जब यहां पर 9 रखा जाए, और 3 कब आएगा? जब 18 रखा जाए। इसका मतलब अगर आप 9 से चलते हैं, 9 को इंक्लूड करके, और 18 पर ओपन कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी 27 पर ओपन कर देते हैं,
तो 27 पर क्योंकि आपका पूर्णांश कितना आने वाला है 3, तो 18 से पहले जितने भी अंक होंगे उनका पूर्णांक जो होगा वो 3 से छोटा होगा। ठीक है, 3 से अगर वो छोटा है इसका मतलब उन सबका पूर्णांश 2 तो होगा ही होगा। तो हमारा उत्तर होगा 9 से 27। अब हम क्या चाहते हैं, उत्तर देना कि कितने पूर्णांक होंगे इसके बीच में। तो हमको समझ में आ गया ये बीटा है और ये अल्फा है, तो 27 माइनस 9, लेकिन बीटा को लेना है तो 27 माइनस 9 पर सीधा 18, क्योंकि आपने क्या बोला वो बीटा माइनस अल्फा रहेगा। तो कितना उत्तर आ गया आपका 18 ऐसे संख्याएं होंगी जो क्या देंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 देंगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए अब हमें समझ में आया कि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा से ये बता सकते हैं कितने अंक का पूर्णांश ये होगा। ठीक है, और इस पर हमने ये वाला रिजल्ट भी सीख लिया। इस पर अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पीटीआर। पीटीआर का मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट, किसी आधार बी पर लॉग का पूर्णांश, किसी आधार बी पर लॉग का पूर्णांश अल्फा बी की पावर अल्फा पर आएगा। पूर्णांश बोलते ही अल्फा अपने आप में क्या हो गया, अल्फा अपने आप में क्या हो गया, इंटीजर हो गया। अल्फा इंटीजर हो गया और मैं कह रहा हूं किसी आधार बी पर लॉग का पूर्णांश अल्फा लाना है, तो वो क्या हो जाएगा, बी की पावर अल्फा हो जाएगा। कैसे, मैंने कहा लॉग का आधार कितना है बेटा, बी है, मुझे वाई मान लिया मैंने कि मेरे को वो अंक चाहिए, और मैंने बोला कि उसका पूर्णांश कितना आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए। तो कब आएगा, जब वाई का मान क्या होना चाहिए बेटा, बी की पावर अल्फा होना चाहिए। एंटी लॉग ले लो या समझ लो कि बी की घात क्या रखूं कि वाई आ जाए तो बी की पावर अल्फा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, किसी आधार बी पर लॉग का पूर्णांक अल्फा बी की पावर अल्फा पे आता है, अल्फा लाने के लिए पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी, पूर्णांकों की संख्या ये हम निकालेंगे, देखें। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, किसी आधार बी पर लॉग का पूर्णांश अल्फा लाने के लिए पूर्णांकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अगर हमें यह समझ में आ गया कि सबसे पहले जो आएगा वो कहां पर आएगा, अगर मुझे अल्फा पूर्णांश लाना है तो सबसे पहले जो अंक होगा वो क्या होगा, वो बी की पावर अल्फा होगा। मैं यहां लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए, बी की पावर अल्फा होगा। और उसके बाद कितने पूर्णांकों तक, बी की पावर अल्फा प्लस 1 तक चलेगा। यहां पर मैं बोल रहा हूं आधार बी है, तो बी भी क्या है अपने आप में, बी एक पूर्णांक संख्या है। यहां ध्यान रखना किसी आधार बी या पूर्णांक पर लॉग का पूर्णांश अल्फा लाना है। ठीक है, अब बी की पावर अल्फा प्लस 1 तक जाएंगे अपन, बोलो हाँ या ना। अब बी की पावर अल्फा प्लस 1 और बी की पावर अल्फा में अगर मैं आपसे बोलूं कितने अंक आने वाले हैं, कितने अंक आएंगे, तो बी की पावर अल्फा प्लस 1, और इसका मतलब अपन बोलेंगे कि बी की पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बी की पावर अल्फा, यही आने वाला है। यहां से अगर अपन बी की पावर अल्फा कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, अपन को बी की पावर अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, बी माइनस 1। यानी मैं बोल सकता हूं कितने अंक, बी की पावर अल्फा कॉमन और बी माइनस 1, इतने पूर्णांक होंगे जो कि उसका पूर्णांक क्या बनाएंगे, अल्फा बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब अगर हम इसी का इस्तेमाल करें तो हम एक और पॉइंट लिखते हैं, उसको समझते भी हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, किसी, थर्ड पॉइंट है, किसी पूर्णांक में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, किसी पूर्णांक में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्णांश
का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी पूर्णांक में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूर्णांश का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा log 1, इसका पूर्णांश कितना आ गया? 0। फिर मैंने आपसे बोला log 10 बेस 10, ठीक है, तो इसका पूर्णांक कितना आ गया? 1। तो जितने भी एक अंक के आपके जितने भी अंक होंगे जिनमें सिंगल डिजिट आएगा, ठीक है, उन सबका पूर्णांश क्या चलता रहेगा? 0 चलता रहेगा। पीछे की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं इंटीजर पार्ट, उसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा। ठीक है, पूर्णांश निकालते हो किसी पूर्णांक में अंकों की संख्या, मैं पूर्णांकों में अंकों की संख्या की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उनका दशमलव वाला भाग तो वैसे ही 0 हो गया। अगर अपन जब लॉग करते हैं, जैसे आपने मेरे को बोला कि सर लॉग 2 में आपसे मैं इसमें पूछ लूं कि साहब log 2, तो आप बोलोगे सर log 2 का मान तो 0.3010 होता है। लेकिन log 2 में अपन ये देख रहे हैं कि अपन को अंकों की संख्या, तो अपन बात कर रहे हैं उसका इंटीग्रल पार्ट। तो किसी पूर्णांकों में अंकों की संख्या, पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी वो ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कितनी आएगी वो हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए 2 की पावर 20 है। अब मैंने आपसे बोला 2 की पावर 20 में पूर्णांकों अंकों की संख्या ज्ञात करो, तो 2 की पावर 20 का अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? हम कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूं कि इस संख्या को मैं y मान लेता हूं, तो इसे मैं मानूंगा log y आधार 10 इज इक्वल्स टू log 10 और 2 की पावर 20, क्योंकि 2 की पावर 20 को हम वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब अपन इसको इधर ले लें आगे, तो क्या बन जाएगा? 20 इंटू log 2 बेस 10 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, log 2 बेस 10 का मतलब 0.3010 आ गया। अब इसे गुणा कर लें तो ये कितना बन जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.206 और एक 0 आ जाएगा तो 6.020। ये क्या आ गया? log y बेस 10। ठीक है, अब आप मुझको ये बताएं कि ये जो अंक था आपका पूर्णांक, इसमें कितने पूर्णांक आए, मतलब दशमलव से पहले कितने इंटीजर आ रहे हैं। अगर आपको ये ज्ञात करना है तो आप आराम से बता सकते हैं कितने आ रहे हैं, कि 6 आ रहे हैं। तो आपको इसको कैसे करना है, आप देखो समझो, y बराबर ये हो जाएगा 10 की पावर में 6.020। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर में 6.020। अब 10 की पावर 6.20, 10 की पावर 6 कितना होता है? 10 की पावर 6 में 1 2 3 4 5 6 खुल जाएंगे सीधे सीधे। कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट हो गए। अगर यहां 10 की पावर 7 आता तो अगली बार जो डिजिट बनते वो 8 हो जाते। 3 3 6 और 2 8। तो इससे पहले इस बीच में जितने भी आएंगे उन सब में पूर्णांक जो होंगे वो कितने रहेंगे? 7 रहेंगे हमेशा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो आपका पूर्णांश आ रहा है उस पूर्णांश में +1 करेंगे तो हमें डिजिट की मतलब अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी अगर मुझसे बोला गया 2 की पावर 20 में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो क्योंकि पूर्णांश 6 आ रहा है तो मैं बोलूंगा 6 + 1 यानी कि 7 आ रहा है, यानी ये 7 होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा log 30। अब इसमें तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि इसमें अंक कितने हैं? 2 है, पर अपन मानते हैं कि चलो अपन को चेक ही करना है, तो अपन चेक कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे log 30 को क्या लिखेंगे अपन इसे लिखेंगे log 10 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। ठीक है ना, तो ये log 10 आ गया, प्लस 3 कितना आएगा? 0.4771 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना? 1.4771। तो यहां पर आपको इसका पूर्णांश कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो जो पूर्णांश आएगा उसमें +1 कर दें, उतने अंक आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो अपन को दिख रहा है, पर आपको एक ऐसा अंक दे दिया जाए जो बहुत ही लंबा चौड़ा हो और जिसको आप न तो किसी कैलकुलेटर से खोल सकते हो ना किसी भी एल्गोरिथम से खोल पा रहे हो, उस पे भी आप ये बता सकते हैं कि उसके जो पूर्णांक बनेंगे वो कितने बनेंगे। ठीक है, इसके साथ फिर अगला पॉइंट तो अब हमको ये समझ में आ गया कि अगर हमें किसी पूर्णांक में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? उसका आधार 10 पर लॉग ले लेंगे और उस लॉग का हम क्या ज्ञात करेंगे? पूर्णांश ज्ञात करेंगे, और जो पूर्णांश आएगा उसमें +1 कर देने से हमें उनमें अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एक और पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, कि यदि ln a लिखा है, क्या लिखा हो?
ln a लिखा हो, सिर्फ इस तरीके से ln a लिखा हो, तब log का आधार e होगा। e का मान 2.7 के लगभग होता है। e का जो मान होता है हम वो अप्रोक्सीमेटली 2.7 के आसपास मानते हैं, ठीक है, ये e होता है, ठीक है। साथ ही साथ यदि सिर्फ log लिखा हो, यदि सिर्फ log लिखा हो, ठीक है, तो इसके दो मायने होते हैं। दो मायने, अगर आप अरिथमेटिकली समझ रहे हैं इसको, ठीक ना, एल्जेब्रिकली, अगर आप इसे एल्जेब्रिकली समझ रहे हैं तब आधार 10 लें, और अगर आप इसे कैलकुलस में लेके जा रहे हैं, अगर अपन इसे कैलकुलस में लेके जा रहे हैं तब आधार ई लें, ठीक है। ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव पर अपन को देखना पड़ता है कि अगर अपन ने लॉग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, अलजेब्रा में ही हम यूज कर रहे हैं, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उसका जो आधार मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं। और अगर हम इसको कैलकुलस में आते हैं, कई बार क्या होता है हम बता देते हैं कि भाई ये है जिसका आधार ई है, क्वेश्चन जब आता है तो वहां पर सिर्फ लॉग लिखा आ जाता है, तो बच्चा बोलता है कि सर लॉग का तो आधार आपने 10 मानने के लिए कहा था, तो 10 मानना है, लेकिन अगर वो कैलकुलस में आया तो उसे ई मान ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।